बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर सोनल पांडे। तो हमने चलिए शुरुआत करते हैं आज जनन के बारे में। फिर से हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जनन किसे कहते हैं, ठीक है, और जनन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। उम्मीद हो आपको ये सारी बातें समझ में आई हों कि जनन क्या है, जनन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक फीचर के बारे में। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, जो आपके बुक में दे रखी है, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान देंगे। तो आपने एक पढ़ा होगा कोशिका के बारे में। ये है आपकी कोशिका। सामान्यतः ये आपकी कोशिका होती है, जिनमें एक कोशिका झिल्ली होती है। इसे क्या बोलते हैं हम? कोशिका झिल्ली, ठीक है, ओके। इसके बीच में केंद्रक होता है और इसके आसपास एक जो तरल पदार्थ होता है, जो द्रव होता है, जेली की तरह संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। और ये है आपका केंद्रक, है ना। तो ये आपको पता चल गया। आज हम आपके बारे हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे हम इसको डिस्कस करते हुए ले चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे कोशिका है, ठीक। कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक की संरचना में, केंद्रक के अंदर कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन की संरचना, ठीक है। अगेन सॉरी बच्चों, मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये रही आपकी कोशिका, ये रहा आपका केंद्रक। केंद्रक के अंदर होता है क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन जो होता है उलझे हुए धागों की तरह संरचना होती है। आप जरा इसको लिख लेंगे, ठीक। क्रोमैटिन होता है, ठीक। क्रोमैटिन ही अरेंज होकर, मतलब कि सुंदर सज सवर के डीएनए बन जाता है। और डीएनए सज सवर के आपका जो होता है इस तरह का कुछ संरचना बनाता है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। उम्मीद हो आपको ये मेरी बात समझ में आई हो। तो आपके 9th क्लास में ये दे चुका है, आपकी एनसीईआरटी भी यही कहती है, ठीक है। तो आज हम इसमें देखते हैं, आपका 10th का एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 8। फिर से देखेंगे कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम जो अभी मैंने बताई थी, उसी में डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक के संतति से पीढ़ी में जाता, संतति पीढ़ी में जाता है। जैसे कि आपके ये फादर है, ठीक है, आपकी ये मदर है, तो आपकी मम्मी के और पापा का दोनों का गुण डीएनए के माध्यम से उनके बच्चों में जाता है, ठीक है। मतलब कि आपके पापा का, आपकी मम्मी के, दोनों के डीएनए जो होते हैं हमारे को आते हैं, और हमारे डीएनए हमारे बच्चे में जाएंगे, और हमारे बच्चों का डीएनए उनके बच्चों में जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो माँ बाप के गुण कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं उनके बच्चों में, और उनके बच्चों से उनके बच्चों में, ठीक है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। जो डीएनए की संरचना होती है वो ऐसी होती है, और इसी डीएनए में कुछ छोटे छोटे जीन होते हैं, और ये जीन जो होते हैं प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। तो यही बात ये रिपीट करता है कि जो डीएनए होता है और डीएनए में जीन होते हैं, जीन में प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। बस इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होती है। तो जितने प्रोटीन होंगे वो अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। समझो बात को, इसको आप मैं समझाती हूँ, ठीक है। देखो ये आपका कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन ही सज सवर के क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। ये डीएनए है, तो देखो यहाँ पे ये डीएनए है। तो डीएनए में बेटा देखो ये छोटे छोटे जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इस पार्ट को हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। हिंदी में कुछ ऐसा इसको लिखते हैं, जीन। तो यही जीन क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाते हैं। आप कहीं नोट कर सकते हो उसको, प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं? आपके शारीरिक संरचना, ठीक है। देखो शारीरिक संरचना क्या होती है। ये कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन यानी कि डीएनए है। डीएनए ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जीन है।
ये जीन जो है प्रोटीन बनाएगा। जीन क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक। हमारे शरीर का जो संरचना होता है, मान लो मेरे बालों का कलर ब्लैक है या ब्राउन है, मेरी आँखों का कलर, मेरे शरीर का रंग, ये सब कौन निश्चित करता है? जीन। जीन बताएगा कि आपके बालों का कलर क्या होगा, आपकी आँखों का कलर क्या होगा, आपके स्किन यानी कि त्वचा का कलर क्या होगा। ठीक है। आपकी शारीरिक संरचना जैसे होती है सब जीन के कारण ही होती है। जीन डिसाइड करते हैं कि आपकी शारीरिक संरचना कैसे होती है। ठीक है। और ये डीएनए हमको कहाँ से मिलते हैं? मम्मी, माँ, माता और पिता से मिलता है। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि जो डीएनए होता है माता पिता से मिलता है। किसको? उनके बच्चों को। ठीक है, उनके बच्चों को। और उनके बच्चों की जितनी शारीरिक संरचना होती है डीएनए के द्वारा निर्धारित होती है। डीएनए में कौन होता है? जीन होता है। और यही निर्धारित करते हैं कि आपके बच्चों की शारीरिक संरचना, उनका बिहेवियर, जो स्वभाव है, जो उनकी बालों का कलर है, आँखों का कलर है, बोलने का तरीका जो है, सब जितने भी गुण होते हैं जीन के द्वारा आते हैं। ठीक है। और ये जीन भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रोटीन भिन्न भिन्न हमारे शरीर की संरचनाओं को निर्देशित करते हैं, इसलिए हम दूसरों से अलग होते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो। अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट लग रहा हो। ठीक है। चलिए आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति का बनना मतलब कि डीएनए से ही डीएनए का बनना डीएनए की प्रतिकृति होती है, जिसको हम इंग्लिश में रेप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक। यहाँ पे दिया है कि डीएनए की प्रकृति बनने के लिए कोशिकाओं को भिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करता है। देखो ये जो डीएनए है आपका, डीएनए से ही नया डीएनए बनता है। ठीक है। और ये नया डीएनए जो बनता है, डीएनए से नया डीएनए बनने की प्रक्रिया को डीएनए की प्रतिकृति कहलाती है। ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डीएनए से नया डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए की प्रतिकृति कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जनन में कोशिका इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियाँ बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। ठीक है। क्यों अलग होना आवश्यक है? उनका अलग होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर समान डीएनए बनेगा, मतलब कि जो पुराने डीएनए है उसी से पुराना डीएनए बनेगा, तो फिर हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विविधता नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे शरीर में आप समझो, मान लो कि ये एक डीएनए है। ठीक है। ये जस्ट सेकेंड बच्चों, और ये आपका एक और डीएनए है। ठीक है। सॉरी बच्चों, वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा ब्रश कलर यूज़ कर रही हूँ। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक। अब ये मान लो कि ये एक जो है पर्पल कलर हो गया। ठीक। अभी इसी डीएनए से मैं कोई ये बना लूँ ग्रीन कलर, ये तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो गया है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ग्रीन एक पर्पल हो गया है ना। और यहाँ पे दोनों ग्रीन है, तो पुराने से यहाँ पे कुछ नया डीएनए बना है, तो पुराने से कुछ नया डीएनए का बनना कुछ नए लक्षणों को जन्म देता है। ठीक है। और यही लक्षण जो है हमारे लक्षणों में विविधता लाने की कोशिश करते हैं। यही विविधता हमारे को एक दूसरे से अलग बनाती है। ठीक है। जो कि आवश्यक भी है ना। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है। देखो, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरे की प्रकृति से उसे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जय प्रक्रम के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिका संरचना तो नहीं होगी। बात वही कह रहा है कि जो पुराने डीएनए होता है उनके पास तो वही समान लक्षण वाले जो होते हैं संरचना, समान लक्षण वाले सूचना होती है, और नए डीएनए के पास कुछ नई सूचना होती है। इसलिए डीएनए की प्रकृति बनने के साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए वेरिएशन बहुत आवश्यक हो जाता है। वेरिएशन का मतलब कि परिवर्तन बहुत आवश्यक हो जाता है।
अगर ये आपका डीएनए है, अगर इसमें कोई परिवर्तन बच्चों नहीं होता, मान लीजिए एक डीएनए का ये आ गया और ये कोई दूसरा डीएनए आ गया, ठीक है, तो ये न्यू डीएनए जो है आपके शरीर के अंदर क्या लाएगी, विविधता लाएगी। अगर सोचो कि एक समान डीएनए रहा आपका, एक समान डीएनए से कोई आपके शरीर में परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होने के कारण आपके अंदर समान सूचना जो आपके माँ बाप के अंदर है वो आपके अंदर आएगी, और वही सूचना आपके बच्चों के अंदर जाएगी। तो कोई हमारे शरीर में परिवर्तन नहीं होगा। बिना परिवर्तन के हम नए वातावरण में और कुछ बीमारियों को जन्म देते हैं, और इस नए वातावरण में हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे बातें सब वही कह रहा है कि यदि दो कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, तो जब एक समान होंगी तो मान लीजिए इस व्यक्ति को कोई बीमारी हो रखी है, इसके डीएनए में वो बीमारी है, तो इस व्यक्ति का बच्चा पैदा होगा तो उसको भी तो सेम बीमारी होगी ना, और इसके बच्चे होंगे तो उसको भी वही बीमारी इससे जाएगी। डीएनए तो सूचना इससे लेके जाएगा। देखो यहाँ समझो, मान लो कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी हो रखी है, ठीक है, इस व्यक्ति को कोई बीमारी हुई और इसके बच्चे को वही बीमारी डीएनए के माध्यम से इसको मिली, फिर इसके बच्चे होंगे फिर वही बीमारी इसको मिलेगी, फिर इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, डीएनए के माध्यम से। आपको पता है ना कि डीएनए एक दूसरे की सूचनाएं उनके बच्चों में लेके जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एक समान कोशिका क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम विविधता के महत्व के बारे में भी समझ गए कि उनके अलग क्यों होने का, क्यों होना चाहिए अलग एक दूसरे को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जनन के प्रकार के और उनके प्रकारों के बारे में, और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो इफ़ यू लाइक दैट। बाय, थैंक यू।